RKS मैथ सी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की विज्ञान का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। उसके दो भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, दो वीडियो मैंने पहले बना दी है इसके बारे में, और इसके आज जो है वो कोशिश करेंगे कि इसका टेक्स्ट जो समाप्त करेंगे इस चैप्टर को। तो चलते हैं टेक्स्ट पर। पिछले वीडियो में बच्चों धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है इसके बारे में हमने टेक्स्ट में पढ़ा था। आज हम समझते हैं कि किस प्रकार से जो धातु और अधातुएं रासायनिक अभिक्रिया करती है, यौगिक बनाते हैं, और आयनिक यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हम एक धातु तत्व लेते हैं और एक अधातु तत्व लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम धातु तत्व लेते हैं एक, जैसे हमारे पास एक धातु तत्व हम लेते हैं सोडियम। तो सोडियम एक धातु तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। और एक अधातु तत्व लेते हैं, तो अधातु तत्व, तो हमने एक अधातु तत्व ले लिया क्लोरीन, और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से विक्रिया करते हैं और एक आयनिक यौगिक का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास समझना होगा। तो सोडियम में चूंकि हम जानते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यदि हम देखेंगे तो वो बनेगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो यदि इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो इसके बारे में मेरा एक वीडियो जो है पहले चैप्टर में बनाया हुआ है बच्चों, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने पूरा विस्तार से उसमें समझाया कि किस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है और उसकी क्या उपयोगिता होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बना 2 8 1, यानी इसके पहले कोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 है। अब हम पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं, फिर इसकी बात करेंगे। तो क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इनको कैसे व्यवस्थित करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे कि 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2 और 3p5। तो इस प्रकार आप इनको जोड़ोगे तो 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 5 कितने होगी, 17 होगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 1 में, और फिर ये 2 दूसरी कक्षा आ गई, और ये आ गया आपकी तीसरी कक्षा। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बना 2 8 7। तो हमने वहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास में उसमें पढ़ा था संयोजकताओं में कि किस प्रकार से यदि किसी तत्व के संयोजी कोष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उनका त्याग कर देता है। तो इस प्रकार से सोडियम क्या करता है, अपने संयोजी कोष का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके और क्या बना लेता है, सोडियम आयन बना लेता है, धनायन बना लेता है, और 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्लोरीन क्या करता है कि यहाँ अष्टक पूरा करने के लिए अपने इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन ले करके ये क्या बनाता है, क्लोराइड आयन बनाता है। ठीक है, Cl-1 बनाता है। तो ये बन गया आपके पास सोडियम आयन। ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम आयन। तो जो धनात्मक आयन होते हैं उनके नाम जो है वो तत्वों के नाम ही रहते हैं, लेकिन जो ऋणायन होते हैं उनके नाम थोड़े बदल जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्लोराइड आयन, यानी जो ऋणात्मक आयन होते हैं उनमें उनके पीछे आइड लग जाता है। तो क्लोरीन से बन गया क्लोराइड आयन। तो अब आपने देखा कि इस प्रकार से जब Na+1, ठीक है, ये जो सोडियम आयन बना, यानी Na+ जो आयन है वो बनता है
और क्लोरीन आयन जब संपर्क में आते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो ये धातु तत्व हो गया और अधातु तत्व हो गया। तो इस प्रकार से ये दो विपरीत ध्रुवीय आयन हो गए, तो परस्पर अभिक्रिया करके ये क्या बना लेंगे, NaCl का निर्माण करेंगे, क्योंकि इनके धनात्मक आवेश भी कैंसिल हो जाएंगे और ऋणात्मक क्योंकि बराबर हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार से ये क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक लवण बना लेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि धातु और अधातु किस प्रकार से अभिक्रिया कर सकते हैं। ऐसे और भी उदाहरण आप ले सकते हैं और इसको और विस्तार से समझें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो सोडियम था उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। तो आप इसको यूं दर्शा दें इस प्रकार से, यहाँ पर भाई इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके साथ क्लोरीन जो आया उसके पास क्या है कि इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को यहाँ पर दे देता है। ठीक है, तो इनकी कंडीशन किस प्रकार से बन जाएगी, वो इस प्रकार से बन जाएगी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे करके और क्या बना लेगा, सोडियम +1 यानी Na+1 आयन बना लेगा। और क्लोरीन जो क्या होगा, इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ये जो इसने सोडियम से ले लिया, तो इस प्रकार से देखोगे इसका अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो ये बन गया इसका क्लोराइड आयन। ठीक है, तो इसके ऊपर इसके पास -1 चार्ज आ गया। तो इस प्रकार आप देखें कि इन विपरीत ध्रुवीय आयनों के बीच में एक आकर्षण बल के कारण जो है वो ये आयनिक यौगिक का निर्माण हो गया। इस प्रकार से आयनों से जो है वो आयनिक यौगिक बनते हैं। तो धातु और अधातु तत्व जो है वो इस प्रकार से विपरीत ध्रुवीय आयनों के द्वारा जो है वो आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। एक और उदाहरण के द्वारा भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ हम एक और धातु तत्व लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और ऑक्सीजन जो एक धातु तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यदि मैग्नीशियम का लिखें तो वो 2 8 2 हो गया। और जो अधातु तत्व ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2 6। तो आप देख सकते हैं कि इसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे करके अष्टक पूर्ण कर सकता है और ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है, तो अपने संयोजी कोष में इसके अष्टक पूर्ण हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके और मैग्नीशियम आयन का निर्माण कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देता है। और इसी प्रकार क्लोरीन ऑक्सीजन क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले करके, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ऑक्साइड आयन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो मैग्नीशियम आयन और Mg+2 और O-2 यानी ऑक्साइड आयन है, इनके संयोग से क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार Mg विपरीत ध्रुवीय आयनों के बीच में जो यौगिक बन जाता है। तो यहाँ पर भी हम इसको और विस्तार से देखें तो ये इस प्रकार से होता है कि मैग्नीशियम के पास क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, त्यागने के लिए। और ऑक्सीजन के पास आप देख सकते हैं कि कितने थे, 1 2, ये इतने 6 होते हैं इसके पास। तो आप इसको यूं इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको दे देता है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको दे देता है। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाता है, मैग्नीशियम जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग देता है और क्या बना लेता है, मैग्नीशियम आयन बना लेता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, क्योंकि इसके पास 6 थे अपने, और इस प्रकार से जिनको अपने क्रॉस से दिखा सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए मैग्नीशियम से। इस प्रकार से ये क्या बना लिए, इसे
ऑक्साइड आयन बना लिया, -2 संयोजकता वाला। इस प्रकार से दो विपरीत ध्रुवीय आयनों के बीच में जो आयनिक यौगिक बन गया, तो इस प्रकार ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से धातु और अधातु तत्व जो है वो अभिक्रिया करके और लवण बनाते हैं और आयनिक यौगिक तत्वों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। आयनिक यौगिकों के गुण धर्म के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, और धातुओं की प्राप्ति के लिए हमने ये पढ़ा था कि धातु जो है वो पृथ्वी के गर्भ में खनिज के रूप यानी धातुओं के यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, और जिन धातुओं के यौगिकों से यानी खनिजों से जो है वो लाभकारी तरीके से कम खर्चे पर और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, रासायनिक प्रक्रम के द्वारा यदि धातु प्राप्त किया जा सकता है तो उनको अपने क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो अयस्क और खनिज की परिभाषा भी आप याद रखें। अब धातुओं का निष्कर्षण जो है वो करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है वो हम एक एक करके जो है आज की वीडियो में टेक्स्ट के द्वारा पढ़ते हैं। पिछले वीडियो के अंत में हमने इस टेबल को देखा था, प्रक्रिया को देखा था, किस प्रकार से अयस्कों का जो है वो निष्कर्षण किया जाता है। तो अलग अलग प्रक्रियाएं किस प्रकार से होती है, आज हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है धातुओं के निष्कर्षण का, वो होता है अयस्कों का समृद्धीकरण। तो अयस्कों का समृद्धीकरण जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि अयस्कों को चूंकि धरती के या पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है, मिट्टी में से निकाला जाता है, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। तो इन अशुद्धियों को उससे अलग करना, और उन अशुद्धियों क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, जो अशुद्धियाँ उसमें पाई जाती है, तो इनको निष्कर्षण करना, इन अशुद्धियों को हटाना क्या कहलाता है, धातु अयस्कों का समृद्धीकरण कहलाता है। तो ये भी आप परिभाषा आप याद रखें। तो सबसे पहले अयस्कों का समृद्धीकरण किया जाता है, उसके बाद उनके 3 तरीके होते हैं। तो वो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो सक्रियता श्रेणी में जो धातु तत्व हाइड्रोजन से कम सक्रियता वाले होते हैं, हाइड्रोजन से जो कम सक्रिय हैं, उन तत्वों में सबसे पहले आप देख सकते हैं पारा होता है। तो पारा होता है, कॉपर होता है, और चांदी और सोना होता है, सिल्वर यानी Ag और Au होता है। तो इनका जो है वो निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो चूंकि ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करती है ये, तो इन धातुओं के लिए क्या करते हैं, इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ याद रखें, ये जो सीना बार होता है, ये पारे का यानी HgS का नाम है, ये मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है ये। तो इसका सीना बार अयस्क याद रखें। तो इसमें क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी भर्जन किया जाता है। तो जब गर्म करेंगे तो इस प्रकार से सिल्वर का ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगी। तो फिर जब ये जो HgO है, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया है, इसको गर्म करते हैं तो ये पारे के रूप में बन जाता है, ये धातु तत्व बन जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो कम सक्रिय धातुएं हैं, जो हाइड्रोजन से कम सक्रियता वाली है, उनको गर्म करके उनको ऑक्साइड को जो है वो इस प्रकार से इनका निष्कर्षण किया जाता है। तो ये अभिक्रियाएं आप लिख करके याद करें। इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि तांबा जो होता है वो प्राकृतिक रूप से Cu2S, यानी ये हो गया आपका क्यूप्रस सल्फाइड हो गया। तो ये इस अवस्था में पाया जाता है। तो इसको क्या किया जाता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो इस प्रकार से इन दोनों में अभिक्रिया होती है और ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाती है। फिर जब इन दोनों को गर्म किया जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड को, तो तांबा अलग हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में निकल जाती थी। इस प्रकार से तांबे का धातु जो है प्राप्त किया जाता है। फिर इनका शोधन किया जाता है। तो ये जो है वो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाले तत्व हैं उनको किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ये प्रक्रिया होगी, यानी उनके ऑक्साइड को गर्म करने से धातु प्राप्त किए जाते हैं। फिर सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरन, जिंक, लेड, कॉपर वगैरह जो होते हैं, ये
सक्रियता श्रेणी में न ऊपर होते हैं न नीचे होते हैं, ये बीच में होते हैं, तो इनको मध्यम सक्रियता श्रेणी में गिना जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। तो पहले क्या किया जाता है, इनको गर्म किया जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है इनका ऑक्साइड। तो ये कहा ना कि इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। और जब इनको खुले में जो है वो गर्म किया जाता है वायु की उपस्थिति में, तो वो प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। और यदि वायु की सीमित अवस्था के उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है निस्तापन। तो निस्तापन या भर्जन का उद्देश्य एक ही होता है कि उनका जो है वो धातु को ऑक्साइड अवस्था में प्राप्त किया जाता है इन दोनों के द्वारा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन धातु तत्वों खनिजों के अंदर जो है पहले से ऑक्सीजन हो, जैसे कार्बोनेट में ऑक्सीजन होती है, तो उनका निस्तापन किया जाता है। और जो कार्बन ऑक्सीजन के अलावा जो यौगिक होते हैं, जैसे सल्फाइड के यौगिक हो गए, उनका भर्जन किया जाता है। तो चूंकि ZnS में यानी जिंक सल्फाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए इसका जो है वो तापन करेंगे, भर्जन करेंगे, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और जिंक ऑक्साइड बना लेगा और ये गैस के रूप में निकल जाएगा। या फिर जो है जिंक कार्बोनेट जो होता है, इसको गर्म करेंगे, तो इसको सीधा गर्म करेंगे क्योंकि इसमें पहले से ऑक्सीजन है, तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो भर्जन उनका किया जाता है जिनमें पहले से ऑक्सीजन नहीं हो, जैसे इसमें पहले से ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इसमें पहले से ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसका क्या किया जाता है, इसका निस्तापन किया जाता है और इसका भर्जन किया जाता है। दोनों से हमें क्या प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड यहाँ मिला है और जिंक ऑक्साइड यहाँ मिला है, दोनों से धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। और फिर उन धातु ऑक्साइड जो होते हैं उनको कार्बन के द्वारा अपचयित किया जाता है। अपचयन के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस के रूप में निकल जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो मध्यम श्रेणी के जो धातुओं के जो खनिज होते हैं, तो उनको पहले जो है वो भर्जन या निस्तापन के द्वारा ऑक्साइड अवस्था में लाया जाता है और फिर इनका अपचयन विधि से जो है कार्बन के द्वारा धातु प्राप्त किया जाता है और फिर इनका जो है वो शुद्धिकरण किया जाता है बाद में। और फिर इसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को अपचायक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जो निम्न प्रकार से अभिक्रिया करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है, इसकी यदि एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं कि ये एल्यूमिनियम भी एक अपचायक का कार्य करता है, इसकी ऑक्सीजन ले लेता है और इस प्रकार से यहाँ पर मैंगनीज धातु जो प्राप्त हो जाता है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो अलग हो जाती है, ऊष्मा भी प्राप्त होती है, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ये भी आप याद रखें कि कुछ धातु जो हैं जो अभिक्रियाशील धातुएं होती है, अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं, वो भी अपचायक का कार्य करती है। और इसके अलावा जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आयरन थर्ड ऑक्साइड जो होती है या जिसको फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, तो इसको भी एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयित करके लोहा प्राप्त किया जा सकता है। एक ये भी अभिक्रिया याद रखें। और इस अभिक्रिया का एक नाम है, तो परीक्षा में क्या होता है, बहुत बार पूछते हैं कि थर्मिट अभिक्रिया की समीकरण लिखिए या थर्मिट अभिक्रिया क्या है। तो आप इसमें जो है वो जो लोहे का ऑक्साइड होता है वो एल्यूमिनियम के द्वारा जब अपचयित होकर के और लोहा जब बनाता है तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी आप याद रखें। फिर सक्रियता श्रेणी में जो सबसे अधिक सक्रिय धातुएं होती है उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो आप जैसे देख सकते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर पाए जाने वाले तत्व हैं, धातु तत्व। तो इनको कार्बन के द्वारा अपचयन करके नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसलिए इनको प्राप्त किया जाता है विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। तो इनके जो लवण होते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम के जो गलित क्लोराइड हैं, जो इनके क्लोराइड जो लवण होते हैं, उनको विद्युत अपघटन के द्वारा जो है वो इनको प्राप्त किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर, चूंकि कैथोड ऋण ध्रुव होता है, इस पर सोडियम जमा हो जाता है और एनोड पर क्लोरीन गैस जो है वो मुक्त होती है। तो इस प्रकार इनको विद्युत अपघटन विधि द्वारा
प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम को विद्युत अपघटनी विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बहुत ही शॉर्ट में जो आपके यहाँ विधियाँ दी हुई है, तो आप इनको अच्छी तरह पढ़ें। और तीनों प्रकार की श्रेणियाँ जो है वो कि जो निम्न श्रेणी वाले धातु है उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, मध्यम वालों को कैसे प्राप्त किया जाता है और उच्च स्क्रियता श्रेणी वालों को कैसे प्राप्त करते हैं, इनके अलग अलग याद रखें। फिर आता है धातुओं का निष्कर्षण। तो निष्कर्षण से मतलब यहाँ पर है कि जब धातुओं को बड़े पैमाने पर प्राप्त किया जाता है, जैसे उपरोक्त हमने विधियाँ जो पढ़ी है, तो उनमें काफ़ी अशुद्धियाँ धातुओं के अंदर रह जाती है, फिर उनका शोधन किया जाता है। तो इनकी शोधन की कई प्रक्रिया होती है। तो जैसे विद्युत अपघटनी परिष्करण जो है वो विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। तो आप यहाँ पर जैसे इसमें देख रहे हैं, एक बड़ा पात्र जो है, ये बड़ा टैंक है, इसके अंदर क्या है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन यहाँ पर लिया गया है। और यहाँ पर जो है क्या करते हैं कि एनोड पर जो है वो जो हमने तांबा प्राप्त किया, अशुद्ध तांबा जो प्राप्त किया है, तो वो जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं। और कैथोड पर जो है वो शुद्ध तांबे की पतली प्लेट ले लेते हैं। और जब विद्युत अपघटन जो है वो किया जाता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसका जो ये अपघटय जो इसके अंदर लिया गया है, जो पदार्थ जो जलीय विलयन लिया गया है, उसका विद्युत अपघटन होता है। और विद्युत अपघटन के द्वारा जो कैथोड पर तांबे के आयन पहुंचते हैं, यहाँ पर जमा होने लगते हैं। और यहाँ से जो है वो चूँकि अशुद्ध धातु का हमने जो एनोड बनाया, तो यहाँ से परमाणु विलयन में आते हैं और विलयन से आकर के वो कहाँ पर जमा होने लगते हैं, यहाँ पर जमा होने लगते हैं। इस प्रकार से ये जो अशुद्ध धातु की जो पूरी यहाँ पर जो छड़ लगाएगी वो क्या हो जाती है, वो गल गल करके उसके सारे जो है वो आयन यहाँ पर पहुँचने लगते हैं और ये मोटी होती जाती है और ये पतली होती जाती है। इस प्रकार शुद्ध तांबा जो है वो यहाँ पर कैथोड पर पूरी तरह जमा हो जाता है विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। तो इस प्रकार से इसमें जिंक, टिन, निकेल वगैरह की जितनी अशुद्धियाँ हैं वो सब अलग हो जाती है। इस प्रकार से इनको शुद्ध तांबा प्राप्त किया जा सकता है। और जो अशुद्धियाँ होती है वो यहाँ पर नीचे इसकी डेहरी बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, एनोड पंख बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा जो अशुद्धियाँ एनोड के नीचे जमा हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आप याद रखें इसको। तो इसके साथ ही हमारा जो है वो ये कुछ प्रश्न हैं जिनकी मैं अभी आंसर आपको बता दूंगा। तो इसके बाद आता है संक्षारण। तो संक्षारण में आप देख सकते हैं कि धातु जो है क्योंकि कुछ क्रिया होते हैं वो वातावरण की नमी से या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है वो उनकी ऊपरी परत जो खराब होती रहती है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि वो संक्षारण की अभिक्रिया की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। तो वो क्यों काली हो जाती है, क्योंकि वो सिल्वर का वायु से सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। ठीक है, तो इसके कारण वो जो है वो काली पड़ जाती है। इसी प्रकार कॉपर वायु से आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जो है वो अपने यौगिक बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिसके कारण जो उसकी त्वचा जो है वो हरे हरे रंग की दिखने लगती है। इसी प्रकार आप लोहे की वस्तुओं को छोड़ते हैं तो वो भी उनके ऊपर भूरे रंग का जंग लग जाता है। तो इससे ये जो है वो इनसे बचाने के लिए इसको संक्षारण किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ आपको प्रयोग के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये जो है वो यहाँ पर कुछ कीले हैं जो पानी के अंदर आधी डुबो के रखी गई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वायु के संपर्क में भी आती है, नमी के संपर्क में भी आती है, इसलिए इनकी जंग लग जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह डुबो के रखने के बाद उन पे जंग कम लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये वायु के संपर्क में नहीं आ पाती है। क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो है पानी के ऊपर क्या डाल दिया गया, तेल डाल दिया गया, जिससे पानी का जो है वो वायु से संपर्क टूटने के कारण इनको वायु नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण इनका जो है संक्षारण नहीं हो पाता। इस पर जंग नहीं लगेगा। या फिर यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड जो है क्योंकि एक शुष्क ये कर्मक होता है जो कि नमी को सोख लेता है, तो यहाँ पर ये इनकी उपस्थिति में रखने पर जो इनमें जंग नहीं लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि दुकान में कीलें बहुत लंबे समय पड़ी रहती है, उनमें जंग नहीं लगती है, लेकिन हम घर ले आते हैं तो उनमें जंग लग जाती है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार के जो शुष्क कर्मक हैं उनको वहाँ पर रखते हैं ताकि उनमें जंग नहीं लगे। और हमारे घरों में लाने के बाद हम उनको सीधा खुले में छोड़ते हैं, इस पर उन पर जंग लग जाती है। तो यहाँ पर
ये बताया गया किस प्रकार से धातुएं जो संक्षारित होती है, और संक्षारण से सुरक्षा के लिए जो है वो यहाँ पर ये कुछ तरीके बताए गए हैं। जैसे धातुओं के स्तर पर जो है वो संक्षारण से सुरक्षा करने के लिए जो या तो पेंट कर देते हैं, उन पर रंग कर देते हैं, या फिर तेल मल करके रखा जाता है, या फिर ग्रीस लगा करके रखा जाता है, या फिर यशद लेपन जिसको गैल्वनाइजेशन भी बोलते हैं, तो ये तरीका अपनाया जाता है। तो ये यशद लेपन यानी गैल्वनाइजेशन जो होता है वो लोहे की धातुओं वस्तुओं पर जो जस्ते की परत चढ़ा करके जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं यशद लेपन। या फिर क्रोमियम का लेपन करते हैं, जैसे आपने साइकिल मोटरसाइकिल के हैंडल देखे होंगे तो जो चमकीले होते हैं उन पर क्रोमियम का लेप चढ़ा दिया जाता है। या फिर एनोडीकरण के द्वारा या मिश्र धातु बना करके भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। तो ये भी आप याद रखें कि संक्षारण की क्या क्या प्रक्रिया है बचाने के लिए। और इस प्रकार से जो है वो लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को हम क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं आप याद रखें अच्छी तरह। और इसके अलावा बहुत सारे मिश्र धातुएं जो होती है उन धातुओं को आपस में मिला करके कुछ उनमें उपयोगी गुण धर्म आ जाते हैं जिनको हम मिश्र धातु कहते हैं। तो ये जो है वो इसमें अपने देख सकते हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है, लेकिन उसमें जब कार्बन की कुछ मात्रा मिला देते हैं तो वो कठोर और प्रबल हो जाता है। इसी प्रकार जो है वो स्टेनलेस स्टील के अंदर आपने देखा होगा निकिल और क्रोमियम मिलाने पर जो है वो हल्का भी हो जाता है, और इस प्रकार के स्टील को हम क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से धातुओं को परस्पर मिलाने से जो कुछ उपयोगी गुण धर्म उनमें आ जाते हैं, और उसमें कुछ धातु या धातु भी मिलाए जाते हैं। तो इस प्रकार की धातुओं को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जो एक समांगी मिश्रण होता है उनको अच्छी तरह मिला दिया जाता है, और वो नया यौगिक नहीं होता है बल्कि मिश्रण ही होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो जैसे आपने देखा होगा कि 24 कैरेट जो एकदम शुद्ध सोना होता है बहुत नरम होता है, उससे जो है वो गहने नहीं बनाए जा सकते, वो टूट सकते हैं, मुड़ सकते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उसमें कुछ जैसे 22 के अंदर जो 2 भाग तांबा या चांदी मिला दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं 22 कैरेट सोना। इसके अलावा जो है वो यदि कोई एक धातु पारद है यानी पारा धातु जो होता है तो उसके मिश्र धातु क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। तो अमलगम की ये परिभाषा भी आप याद रखें कि पारे के साथ जो मिश्र धातु बनाए जाते हैं वो पारद कहलाता है। और शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक कम होते हैं, ये भी याद रखें। जैसे तांबा और जस्ता जो है मिलकर के पीतल बनाते हैं, और ताम्र और टिन मिला करके ये क्या बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है। तो इनके भी आप याद रखें कि किससे कौन से मिश्र धातु बनते हैं। इसके अलावा सीसा और टिन मिला करके शोल्डर बनाया जाता है, जिससे आपने देखा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनके अंदर जो टांके लगे होते हैं उनको जोड़ने के लिए तारों को, तो वो शोल्डर का उसमें प्रयोग होता है, जिसको हम जब विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग करने के लिए भी काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से ये इस चैप्टर में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। और इसके अलावा आपने क्या सीखा, ये इसका बहुत ही उपयोगी सेक्शन होता है। तो यहाँ पर सारी छोटी छोटी परिभाषाएं और सब चीज़ें लगभग जो है वो एक प्रकार से आपके सामने रख दी जाती है। तो आप इसको भी याद किया करें और गौर से पढ़ा करें। ये सारी चीज़ें आप पढ़ करके उनको छोटी छोटी परिभाषाओं को याद कर लेने में बहुत सारे प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा तीसरा चैप्टर जो है यहाँ समाप्त होता है। और इसके अलावा हम जो है वो इसके प्रश्न में अभी आपको जो है वो PDF आपको दिलवाता हूँ। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से वीडियो को रोक करके उनको अच्छी तरह नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और उनको याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके धातु और धातु जो चैप्टर आपका, इसके सारे जो है वो क्वेश्चन के आंसर जो पेज नंबर 45 पर है उसके यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इनको जो है वो अच्छी तरह पढ़ करके इनके आंसर भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है 2, उसमें यहाँ पर और कुछ ये छोटे प्रश्न भी दिए गए हैं। तो ये 45 नंबर पेज पर आपकी जो बुक में है वो उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं सबके। तो आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करें और इनको लिख करके याद करें। और इनमें किसी प्रकार की यदि समस्या आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। तो यदि कोई चीज़ समझाने लायक होगी तो मैं उस पर और आपके लिए वीडियो बना दूंगा, और इससे जो है वह आपको समझने में आसानी रहेगी। तो आप मुझसे संपर्क जरूर करें। आपकी जो भी समस्या है उसके लिए
आप संपर्क करें। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप ये मुझसे कह सकते हैं, बेझिझक कह सकते हैं कि आप इस पर वीडियो बना करके हमें और स्पष्ट करिए इन चीज़ों को। तो ये जो है इन प्रश्नों के छोटे छोटे प्रश्नों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह नोट करें अपनी कॉपी में। इनके आंसर जो है यहाँ पर ये बहुविकल्पीय प्रश्न और दिए गए हैं, और यहाँ पर ये कुछ 5 प्रश्न है। फिर यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो और आपको बताई गई है, और फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन शुरू हो गए जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। ठीक है, तो आप वीडियो रोक करके इन प्रश्नों को अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनको याद करें थोड़े थोड़े करके। अभी आप हर विषय का एक समय तय कर लें और उसके अनुसार उनको जो है वो रोज़ाना कुछ टाइम दिया करो, कुछ चीज़ें याद किया करो। और जैसे ही आपको कोई चीज़ें याद होती है तो आप जो है वो आप व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क किया करो कि ये चैप्टर मुझे याद हो गया, जिससे कि अपने जो है वो उनका टेस्ट ले करके और देख सकें, आपकी तैयारी का भी जो है वो जांच हो जाए। ठीक है, और अब यहाँ पर जो है कुछ ये अन्य आपकी बुक के अलावा कुछ प्रश्न दिए गए, तो आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं। इनमें सारी लगभग पूरे जो है वो इसके टेक्स्ट को, आपके बुक के टेक्स्ट को यहाँ पर समेट करके पूरा रखा गया अच्छी तरह। तो हर चीज़ को आप पढ़ने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पर ये कुछ बड़े प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं और पूरे यहाँ चित्र सहित भी समझाया गया है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन पहले जो टेक्स्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छी तरह पहले ज़रूर याद करें, उसके बाद जो है वो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप बाद में याद करें, लेकिन आप इनको ज़रूर पढ़ें। ये सामान्य विज्ञान जो है वो हमेशा आपको जीवन भर काम आने वाली चीज़ें हैं। आप जब कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत उपयोगी रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो कुछ और प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये प्रश्न सारे मैंने आपके लिए स्क्रॉल कर दिए हैं, तो यहाँ तक थे आपके ये सारे क्वेश्चन के आंसर। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक मेरा ये वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।